फादर्स एंड सन्स चैप्टर 13 अवोदितिया या एक्वोदत्सिया निकित श्रेया कुक्सिन जिस विला में रहती थी वह मॉस्को के आम विलाओं जैसा ही था और हाल ही में तबाह हुई गलियों में से एक में स्थित था। जैसा कि हम जानते हैं, हर 5वें साल हमारे प्रांतीय राजधानियां जलकर राख हो जाती हैं। मुख्य द्वार के पास एक घंटी का हैंडल लटका हुआ था, जबकि हाल ही में आगंतुकों का स्वागत एक महिला करती थी, जो नौकरानी तो नहीं बल्कि टोपी पहने एक महिला थी। और यह कहने की शायद ही आवश्यकता है कि ये दोनों बातें, घंटी के हैंडल और महिला साथी, मेजबान के विचारों की प्रगतिशीलता का स्पष्ट प्रमाण थी। जब सिटनिको ने यह पूछते हुए कहा कि क्या अवोदोतिया निकित्सरा अंदर है, तो बगल के कमरे में एक तीखी आवाज ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। क्या आप विक्टर हैं? कृपया अंदर आइए। भीड़ की टोपी पहने महिला गायब हो गई। मैं अकेला नहीं आया हूँ, सिडनिकोव ने जवाब दिया और अकार्डी और बाजारों की ओर एक जिज्ञासा नजर डालने के बाद उसने अपना ओवरकोट उतार दिया, जिसके नीचे एक प्रकार की बोरी नुमा जैकेट दिखाई दी। कोई बात नहीं, आवाज ने जवाब दिया। कृपया अंदर आइए। युवक ने आदेश का पालन कार्यशाला में से ऐसे कमरे के रूप में पहुंच गए और किया, और बैठक कक्ष से अधिक एक शौचालय जैसा लग रहा था। मेजों पर कागज, पत्र और रूसी पत्रिकाएं, जिनमें से अधिकतर बिना काटी हुई थी, ढेर लगी थी। फर्श पर हर जगह सिगरेट के टुकड़े चमक रहे थे और चमड़े के गद्देदार सोफे पर एक युवती, लगभग युवा, कम उम्र की और मैली रेशमी पोशाक पहने, अर्ध लेटी हुई अवस्था में लेटी थी। उसकी छोटी कलाइयों में कंगन की एक बड़ी जोड़ी बंधी थी और उसके सिर पर एक लेस की चादर पड़ी थी। उठकर उसने लापरवाही से अपने कंधों पर फीकी फर के किनारों वाली मखमली चादर डाली और आलस्य से शुभ विक्टर कहते हुए सिटनुको का हाथ दबाया। बाजारो, किरसानो, उसने पहले वाले की नकल करते हुए अचानक कहा, जिस पर उसने जवाब दिया, आप कैसे हैं? और फिर बाजारों की बड़ी बड़ी आंखों पर टकटकी लगाते हुए, जिनके बीच एक छोटी गुलाबी ऊपर उठी हुई नाक चमक रही थी, उसने कहा, मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। फिर भी उसने उसका हाथ उसी तरह दबाया जैसे उसने सिडनुको का हाथ दबाया था। बाजारों ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि हालांकि उस स्वतंत्र महिला के सादे साधारण चेहरे में वास्तव में कुछ भी अप्रिय नहीं था, फिर भी उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जो देखने वाले पर एक अप्रिय प्रभाव डालता था और उसे उससे पूछने के लिए प्रेरित करता था कि तुम्हें क्या भूख लगी है? क्या तुम ऊब गई हो या डरी हुई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? इसके अलावा सिडनिको की तरह वह बोलते समय हवा में हाथ हिलाती रहती थी और उसका हर शब्द, उसका हर हाव भाव नियंत्रण की ऐसी कमी को दर्शाता था जो कभी कभी सरासर अटपटापन की हद तक पहुंच जाता था। संक्षेप में, हालांकि वह खुद को एक साधारण नेकदिल इंसान समझती थी, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था कि देखने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर देता था कि वह जो कुछ भी करती है वह उसकी इच्छा से नहीं होता और सब कुछ जानबूझकर किया जाता है। आज यह सरल और स्वाभाविक नहीं है। हाँ, मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ, बाजारो, उसने दोहराया। मॉस्को और प्रांतों की कई अन्य समकालीन महिलाओं की तरह उसने भी पहली मुलाकात में पुरुषों को केवल उनके उपनाम से पुकारने का प्रचलन अपना लिया था। क्या आप एक सिगार लेंगे? धन्यवाद, सिटनिको ने बीच में कहा, जो एक आराम कुर्सी पर बैठ गया था और पैर मोड़कर बैठ गया था। साथ ही कृपया हमें दोपहर का भोजन भी दे दीजिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है, और आप हमारे लिए शैंपेन की एक बोतल भी मंगवा सकती हैं। तुम विलासी हो, एवदोक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान से उसका ऊपरी मसूड़ा हमेशा प्रमुखता से दिखाई देता था। क्या वह नहीं है, बाजारो? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे जीवन की सुख सुविधाएं पसंद हैं। किसी ने बड़े घमंड से विरोध किया और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है कि मुझे भी हर तरह से उदारवादी होने से कोई रोक नहीं सकता। कि एवदोक्सिया चिल्लाई, हालांकि उसने अपने नौकर को दोपहर के भोजन और शराब दोनों का ध्यान रखने का आदेश दिया। इस मामले पर आपकी राय क्या है? उसने बाजारों की ओर मुड़ते हुए पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी राय से सहमत हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, उसने उत्तर दिया। इसके विपरीत, मुझे लगता है
कि रासायनिक दृष्टिकोण से भी मांस का एक टुकड़ा रोटी के एक टुकड़े से बेहतर है। रसायन विज्ञान भी मेरा जुनून है। दरअसल मैंने एक विशेष मलहम का आविष्कार किया है। एक मलहम? आपने? जी हाँ, मैं। और कृपया उसके उपयोग का अनुमान लगाइए। इसका उपयोग अटूट गुड़िया और पाइप के कटोरे बनाने के लिए होता है। आप देख सकते हैं कि आपकी ही तरह मैं भी व्यावहारिक सोच का हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है। मुझे अभी भी लिडविक की किताबें पढ़ना बाकी है। वैसे क्या आपने वेदों मोहस्ती में महिलाओं के काम पर किसलिया को का लेख देखा है? अगर नहीं, तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन आपके दोस्त का काम क्या है? वैसे उनका नाम क्या है? ये प्रश्न मानो कुक्सन ने होठों से पूछे, और ऐसा उन्होंने बनावटी लापरवाही के साथ किया, मानो किसी उत्तर की प्रतीक्षा ही न कर रही हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कोई बिगड़ा हुआ बच्चा अपनी नर्स से पहेलियां पूछता है। नाम अकार्डी। अकार्डी ने स्वयं उत्तर दिया, और मेरा विशेष काम कुछ करना नहीं है। यूडोक्सिया ने अनुमापन किया। अच्छा, कितना अच्छा? उसने हैरानी से कहा। तो तुम सिगरेट भी नहीं पीते? विक्टर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? सिडनिकोव ने पूछा। क्योंकि मैंने अभी अभी सुना है कि आप फिर से जॉर्ज सैंड का समर्थन कर रहे हैं। उस घिसी पिटी महिला का। उसकी तुलना हम सैंड से कैसे की जा सकती है? वह प्राणी जिसे शिक्षा, शरीर विज्ञान या किसी और चीज का जरा भी ज्ञान नहीं है। वास्तव में मेरा मानना है कि उसने अपने जीवन में भ्रूण विज्ञान के बारे में कभी सुना तक नहीं है। हालांकि आजकल तो कोई भी इस विषय में आगे नहीं बढ़ पाता। वक्ता ने भावपूर्ण ढंग से अपनी बाहें फैला दी। लेकिन एलिसेविच का वह लेख कितना शानदार था। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली सज्जन है। यह एवदोक्सिया की एक आदत थी। आम शब्द पुरुष के स्थान पर वह लगातार सज्जन शब्द का प्रयोग करना। बाजारो, कृपया आइए और सोफे पर मेरे बगल में बैठिए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं आपसे बहुत डरती हूँ। आप मुझसे क्यों डरती हैं? क्योंकि आप एक खतरनाक सज्जन हैं। आप इतने तीखे आलोचक हैं कि आपकी उपस्थिति में मेरी उलझन मुझे स्टेपीज की किसी महिला जमींदार की तरह बोलने पर मजबूर कर देती है। वैसे मैं भी स्वयं एक महिला जमींदार हूँ, क्योंकि हालांकि मैं एक स्थानीय कर्मचारी को काम पर रखती हूँ। इराथे नामक प्रबंधक एक प्रकार का कपूर का पाथफाइंडर, लेकिन अपनी रचना में स्वतंत्रता के मिश्रण के साथ। मैं प्रबंधन की अंतिम बागडोर अपने हाथों में रखती हूँ। लेकिन यह शहर कितना असहनीय है। हाँ, भले ही मैंने इसे स्थायी घर बना लिया है, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। बाजारों ने उदासीनता से कहा। यह कस्बा वही है जो एक कस्बा हमेशा हुआ करता आया है, लेकिन इसके हित तो बहुत ही तुच्छ हैं। एदोक्सिया ने आगे कहा, यही बात मुझे परेशान करती है। एक जमाने में मैं सर्दियों में मॉस्को में रहती थी, लेकिन अब मानवीय कुक्सिन को वहाँ अकेले रहना पड़ता है। और मॉस्को भी। खैर, अब वैसा नहीं रहा जैसा पहला था। सच तो यह है कि मैं विदेश जाने का सोच रही हूँ। मैंने पूरा साल यात्रा की तैयारियों में बिताया है। मुझे लगता है कि आप पेरिस जाएंगे। हाँ, और हिडलबर्ग के लिए भी। हिडलबर्ग क्यों? क्योंकि वहाँ महान श्री बंसन का घर है। बाजारों को कोई उपयुक्त तो जवाब सूझ नहीं रहा था। क्या आप पियरे सपोज निको को जानते हैं? उसने आगे पूछा। नहीं, मैं नहीं। क्या हमेशा लीडिया खोजता तो के घर पर ही मिलते हैं। मैं उससे भी परिचित नहीं हूँ। खैर, सजोपनी को मेरी यात्राओं में मेरे साथ। कम से कम मैं आज़ाद तो हूँ। भगवान, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। शुक्र है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने भगवान का शुक्र है क्यों जोड़ दिया। उसने निकोटीन से सनी उंगलियों के बीच एक और सिगरेट घुमाई और उसे चाटा, होठों के बीच रखा और माचिस जलाई। नौकर एक ट्रे लेकर अंदर आया। आह, दोपहर का भोजन आ गया। क्या आप कुछ लेंगे विक्टर? कृपया बोतल का ढक्कन खोलो। यह आपका कर्तव्य है। मेरा? हाँ, मेरा, उसने गुनगुनाया। फिर अपनी तीखी हंसी में से एक और हंसी हंस दी। क्या इस शहर में कोई खूबसूरत महिलाएं हैं? बाजारों ने शैंपेन का तीसरा ग्लास पीने के बाद पूछा। हाँ, एवदोक्सिया ने उत्तर दिया, लेकिन यह सभी प्रयास व्यर्थ है। उदाहरण के लिए मेरी एक सहेली मैडम एंडेटसोफ दिखने में खूबसूरत नहीं है, और उनकी प्रतिष्ठा को छोड़कर
और कोई कमी नहीं है, जो अपने आप में कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अफ़सोस, उनमें स्वतंत्रता दृष्टिकोण की व्यापकता या वास्तव में किसी भी चीज़ की इतनी कमी है। महिलाओं के पालन-पोषण की प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने स्वयं इस विषय पर बहुत विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि हमारी महिलाओं की शिक्षा अपर्याप्त है। हाँ, उनके साथ करने का एकमात्र उपाय उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखना है। सिडनी को ने सहमति व्यक्त की। तिरस्कार करने, घृणित भावनाओं को व्यक्त करने का कोई भी अवसर उनके लिए सबसे सुखद अनुभूति थी। फिर भी यद्यपि उसने विशेष रूप से महिलाओं की निंदा करने का चुनाव किया, उसे जरा भी संदेह नहीं था कि कुछ ही महीनों के भीतर वह स्वयं एक पत्नी के चरणों में गिड़गिड़ा रहा होगा, और ऐसा केवल इसलिए कर रहा होगा क्योंकि वह एक राजकुमारी दुर्देल सेव के रूप में पैदा हुई थी। नहीं, हमारी बातचीत से उनमें से किसी को भी कुछ नहीं समझ आएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिस पर एक गंभीर व्यक्ति का ध्यान इस बात पर होगा कुछ भी व्यर्थ ना हो गया हो। बाजारों ने टिप्पणी की, शायद ही उन्हें हमारी बातचीत से कुछ भी समझने की इच्छा हो। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एओदोक्सिया ने बीच में टोकते हुए पूछा। आज की बुद्धिमान महिलाओं में से एक। क्या मुझे लगता है कि आप इस विषय पर प्राउड ओनर की राय से सहमत हैं? बाजारों ने खुद को सीधा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी की राय से सहमत नहीं, यह मेरी खुद की राय है। अबाउत तिथियों की तो ऐसी तैसी, सिडनी को चिल्लाया। उस व्यक्ति की उपस्थिति में अपनी शान दिखाने की इस अप्रत्याशित अवसर से प्रसन्न होकर जिसकी वजह से वह पूजा करता था। बट एवं मैं काले, बाप रे मैं काले, सिडनी को दहाड़ा। तुम हमारी उन गुड़ियों की रक्षा कैसे कर सकते हो? मैं उनका बचाव बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैडम कुक्सिन ने कहा। मैं तो बस उन अधिकारी के लिए खड़ी हूँ जिनकी महिलाएं रक्षा करने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक के अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली है। सिडनी को ने कहना शुरू किया, फिर रुक गई। मैं उन्हें अस्वीकार नहीं करता, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इसके विपरीत, मैं स्वालो प्रेमी नहीं हूँ। लेकिन आप एक स्वालो प्रेमी हैं। आप ड्रोमा स्ट्राई के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और हमेशा महिलाओं पर एक विपत्ति की तरह मंडराना चाहेंगे। मज़ारो ने कहा, अपनी सही जगह पर विपत्ति कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि लेकिन चूंकि हम विपत्ति की आखिरी बूंद तक पहुंच चुके हैं। किस बात का? एवदोक्सिया ने कहा, शैंपेन के बारे में। सबसे सम्मानित एवदोक्सिया निकितिश्ना, जो आपके खून से नहीं है। जब भी मैं अपने यौन शोषण के बारे में सुनती हूँ, मैं कभी भी उदासीनता से नहीं सुन सकती। एवदोक्सिया ने अपनी बात जारी रखी। यह सब बहुत भयानक है। भयानक, हद से ज़्यादा भयानक। हम पर हमला करने के बजाय लोगों को मिशेल की डी ल अमोर पढ़नी चाहिए। यह कितनी अद्भुत रचना है। आइए प्रेम की बातें करें। उसने सोफे के बिखरे हुए कुशनों को बड़े ही सलीके से अपना हाथ रख दिया। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। प्रेम के बारे में कहने को क्या है? बाजारों ने आखिरकार कहा। आपने संयोगवश एक मैडम ऑन्डिट शो का जिक्र किया था। मुझे लगता है यही नाम था। वह कौन है? एवदोक्सिया ने उसका थोड़ा और परिचय उसके। वह चतुर धनी और विधवा भी है। दुर्भाग्य से उसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एवदोक्सिया, मैं तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। चलो मिलकर उसका सम्मान करें। एक टॉक, टिन टिन, टॉक टॉक। तुम बदमाश हो विक्टर। दोपहर का भोजन काफी लंबा चला क्योंकि शैंपेन की पहली बोतल के बाद दूसरी, फिर तीसरी और उसके बाद चौथी बोतल आ गई। इसी बीच एवदोक्सिया लगातार बातें करती रही और सिडनी को से उसे प्रभावी सहयोग मिलता रहा। विशेष रूप से दोनों ने विवाह के स्वरूप परिणाम पर चर्चा की। अंततः अकार्डी इसे सहन नहीं कर सका। सज्जनों, उसने हैरानी से कहा, यह तो सरासर अफरा तफरी है। बाजारो जम्हाई लेने लगा क्योंकि उसने एक दो व्यंग्यात्मक शब्द ही कहे थे। उसका ध्यान तो शैंपेन पर ही था। आखिरकार वह उठा और अकार्डी के साथ मेजबान को एक शब्द भी अलविदा कहे बिना घर निकल गया। सिडनी को ने उन दोनों का पीछा किया। आह, आहा, वह सड़क पर उछलते कूदते हुए बोला। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था
कि वह एक असाधारण व्यक्तित्व साबित होगी। काश हमारी और भी महिलाएं उसके जैसी होती। अपने तरीके से वह एक आदर्श नैतिक व्यक्तित्व है। बाजारों ने एक शराब खाने की ओर इशारा करते हुए कहा। और आपके पिता का प्रतिष्ठान क्या है? क्या वह और भी नैतिक घटना है? सिडनी को ने एक बार फिर से अपनी तीखी हंसी निकाली, लेकिन अपनी उत्पत्ति को लेकर शर्मिंदा होने के कारण वह असमंजस में था कि बिजारोव की अप्रत्याशित हंसी पर गर्व करे या उससे नाराज हो जाए। थैंक यू। फादर्स एंड सन्स चैप्टर 14। कुछ दिनों बाद गेम का आयोजन किया गया। राज्यपाल के यहाँ मातवेई इलिच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष ने विस्तार से बताया कि केवल मातवेई के सम्मान में ही उपस्थित होने की कृपा की थी, जबकि राज्यपाल स्थिर रहते हुए भी अपने आदेश देने के लिए सामान्य प्रक्रिया जारी रखते हुए थे। मातवेई के सौम्य व्यवहार की तुलना केवल उनके आडंबर से ही की जा सकती थी। वे हर व्यक्ति पर मुस्कुराते थे, कुछ पर थोड़ी सी अकड़ के साथ, दूसरों पर थोड़ी सी विनम्रता के साथ, जबकि महिलाओं के सामने वे सच्चे फ्रांसीसी सूरवीर की तरह झुक और चापलूसी करते थे और लगातार एक बड़े गूंजते और स्पष्ट ठहाके लगाते रहते थे, जैसा कि एक बड़े आदमी को करना चाहिए। फिर उन्होंने अकार्डी की पीठ थपथपाई, उन्हें जोर से युवा भतीजे कहकर संबोधित किया और बाजारोव का सम्मान एक दूरी से किया। चिकित्सक ने हल्के से तिरस्कार भाव से उस व्यक्ति के गालों को छूते हुए एक अस्पष्ट लेकिन सौहार्दपूर्ण बड़बड़ की, जिसमें केवल मैं, हाँ और अत्यंत जैसे शब्द ही सुनाई दे रहे थे। अंत में उन्होंने सिडनिको को उंगली दिखाकर मुस्कुराया और उसी क्षण सिर दूसरी ओर घुमा लिया और मैडम कुक्सिन को एनचांटे कहा। उपस्थित भीड़ बहुत बड़ी थी और घुड़सवारी की भी कोई कमी नहीं थी। सच है, अधिकांश नागरिक दीवारों के सहारे खड़े थे, लेकिन सैन्य दल उत्साह से नाच रहा था। विशेष रूप से एक अधिकारी जो पेरिस में 6 सप्ताह बिताकर लौटा था, जहां वह जुट फिटचे, पोएसिटी, पोएस्टी, मोनबिन जैसे साहसी नारों से परिचित हो गया था। और फिर इन चुटकुलों को पूरी सटीकता के साथ सच्चे पेरिसियन अंदाज में उच्चारित कर रहा था। उन्होंने उस फ्रांसीसी रूसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जो फ्रांसीसियों को तब बहुत मनोरंजन प्रदान करती है जब वे अपने रूसी मित्रों को आश्वासन देना उचित नहीं समझते। वे फ्रांस की भाषा को स्वर्गदूतों की भाषा की तरह बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अकार्डी एक खराब नर्तक था और बाजारोव बिल्कुल भी नृत्य नहीं करता था। इसलिए दोनों ने एक कोने की तलाश की और वहां सिडनिको भी उनके साथ शामिल हो गया, अपने चेहरे पर अपनी जानी पहचानी मुस्कान लाते हुए। ऊपर देखते हुए अकार्डी ने दरवाजे पर एक लंबी महिला को काले गाउन में रुकते हुए देखा। विशेष रूप से वह उसके गरिमामय हाव भाव और उसके सीधे साधे शरीर के बगल में लटकती उसकी नंगी बाहों से प्रभावित हुआ। उसके चमकदार बालों से लेकर उसके झुके हुए कंधों तक फुसफुसिया फूलों की लटें लहरा रही थी। और चुपचाप बुद्धिमानी से, मैं चुपचाप कह रहा हूँ, स्वप्निल नहीं, एक मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान के साथ सफेद और थोड़े उभरे हुए माथे के नीचे से चमकीली आंखों की एक जोड़ी देख रही थी। कुल मिलाकर चेहरे पर एक अंतर्निहित लेकिन कोमल दयालु शक्ति का आभास हो रहा था। क्या आप उसे जानते हैं? अकार्डी ने पूछा। सिडनिको ने उत्तर दिया, मैं आपसे घनिष्ठ रूप से मिलना चाहता हूँ। क्या मैं आपका परिचय कराऊं? यदि आप चाहें, लेकिन केवल तभी जब आप चौपाई नृत्य समाप्त हो जाए। बाजारों का ध्यान भी मैडम ओंडिटसोव की ओर आकर्षित हो गया था। क्या चेहरा है? उसने हैरानी से कहा। कमरे में मौजूद किसी भी महिला का चेहरा ऐसा नहीं था। इसलिए जैसे ही क्वाड्रिल नृत्य समाप्त हुआ, सिडनी का अकार्डी को मैडम ओंडिटसोव के पास ले गया। पहले तो चाहे सिडनिको की अत्यधिक घनिष्ठ जान पहचान के कारण हो या फिर संयोगवश उससे टकरा जाने उसके शब्दों कारण उसने आश्चर्य से भाव से उसकी ओर देखा, लेकिन अकार्डी का पारिवारिक नाम सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा और उसने पूछा कि क्या निकोलाई पेट्रोविच का पुत्र है। रात 1 बजे, अकार्डी ने उत्तर दिया। मुझे आपके पिता से 2 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। इसी समय
एक सहायक चुपके से पास आया और एक क्वाड्रल नृत्य करने का सम्मान मांगा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। तो फिर आप नाचेंगे? अकाडी ने बड़े ही विनम्रता से पूछा। हाँ, मैं करता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं करता? क्या इसलिए कि मैं बहुत बूढ़ा दिखता हूँ? अरे नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, बिल्कुल नहीं। तो शायद मैं भी एक मुजरका मांग सकता हूँ। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, अगर आप चाहें तो। और फिर उसने उसे ऐसा देखा जैसे कोई विवाहित बहन अपने बहुत छोटे भाई को देख रही हो, न कि किसी श्रेष्ठ भाव से। हालांकि वह अकाडी से बहुत बड़ी नहीं थी। उसकी उपस्थिति ने अकाडी को एक बिल्कुल स्कूली बच्चे जैसा महसूस कराया, और उम्र का अंतर वास्तव में जितना था, उससे कहीं अधिक प्रतीत हुआ। इसके बाद मातवेई इल्विच उसके पास आया, और एक राजसी अंदाज और कुछ विनम्र। इस पर आर्कडी थोड़ा पीछे हट गया, शब्दों के साथ उसे निहारता रहा। वास्तव में जब तक नृत्य समाप्त नहीं हुआ, तब तक वह अपनी निगाहें उसके मोहक रूप से नहीं हटा पाया। अपने साथी और विशिष्ट अतिथि के बीच के दौरान वह लगातार सिर और आंखों को हल्के हल्के हिलाती रही, और 2 बार हल्की हंसी भी हंसी। यह सच है कि उसकी नाक थोड़ी मोटी थी, जैसा कि अधिकांश रूसी महिलाओं की होती है, और उसकी त्वचा का रंग भी बेदाग नहीं था। फिर भी अकार्डी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने अपने जीवन में कभी इतनी आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला नहीं देखी थी। उसकी आवाज़ लगातार उसके कानों में गूंजती रहती थी, और उसके कपड़ों की सलवटें भी अन्य महिलाओं से अलग थी। वे सीधी और अधिक समरूप लग रही थी, और उसकी हर हरकत सहज और स्वाभाविक थी। फिर भी जब मुज़फ़्फ़र की धुनें बजनी शुरू हुईं और अपनी साथी के बगल में बैठकर वह उनसे बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हुआ, तो थोड़ी झिझक महसूस हुई। हालांकि वह बार-बार अपने बालों पर हाथ फेर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी कहने को नहीं मिल रहा था। लेकिन यह झिझक, यह घबराहट देर तक नहीं रही, क्योंकि जल्द ही उसकी शांति ने उसे प्रभावित कर दिया, और 15 मिनट के भीतर ही उसने अपने पिता, अपने चाचा और सेंट पीटर्सबर्ग और ग्रामीण जीवन के बारे में बातें करने लगा। वह बड़े स्नेह से सुनती रही और धीरे-धीरे अपना पंखा खोलती रही। केवल तभी जब दूसरे लोग उससे नृत्य करने के लिए अकाडी की बातें रुकती, और फिर भी वह अपनी जगह लौटती बैठती, और उसका सीना पहले की तरह ही धड़कता रहता, तो वह फिर से बातचीत में मग्न हो जाता, क्योंकि वह इस बात से बेहद प्रसन्न था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसके प्रति सहानुभूति रखता है, जिससे वह बातें कर सकता है, जिसकी सुंदर आंखों, माथे और सौम्य परिष्कृत बौद्धिक विशेषताओं को वह आराम से निहार सकता है। वह स्वयं कम बोलती है, लेकिन उसके हर शब्द में जीवन का ऐसा ज्ञान झलकता है, जिसे पता चलता है कि इस युवती ने बहुत कुछ सोचा और महसूस किया है। सिडनी को उसके द्वारा मेरे पास आने से पहले उसके साथ कौन आदमी था? उसने पूछा। तो तुमने मेरे दोस्त को देख लिया? अकार्डी ने हैरानी से कहा। क्या उसका चेहरा शानदार नहीं है? उसका नाम बज़ारो है। और एक और विषय, जब शुरू हुआ तो अकार्डी ने इतनी बुरी तरह से, इतने उत्साह से बात की कि मैडम अपने मित्र को और करीब से देखने लगी। लेकिन जल्द ही मुज़रका समाप्त होने लगा, और अकार्डी को उस साथी को खोने का एहसास होने लगा, जिसके साथ उसने इतना सुखद समय बिताया। सच है, उसे शुरू से ही लग रहा था कि उसके साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। उसे उसका आभारी होना चाहिए। लेकिन युवा हृदयों पर इस प्रकार का कोई दायित्व बोझ नहीं डालता। संगीत अचानक रुक गया। धन्यवाद, मैडम ओनिट्सो ने कहा, और फिर उठ खड़ी हुई। तुमने मुझसे मिलने आने का वादा किया था, और हाँ, अपने दोस्त को भी साथ ले आओ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए उत्सुक हूँ जिसमें किसी भी चीज़ में विश्वास न रखने का साहस है। इसके बाद राज्यपाल बिल्कुल व्याकुल भाव से मैडम के पास आए और बताया कि रात का खाना तैयार है। यह सुनकर मैडम ने उनका बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया, और जाते समय अकार्डी की ओर अंतिम मुस्कान और सिर हिलाकर अभिवादन किया। अकार्डी ने भी सिर झुकाकर अनुवादन किया। काले गाउन की चमक में उनका कद कितना सुडौल लग रहा था। वह तो अब मेरी मौजूदगी को भूल चुकी होंगी, उसने मन ही मन सोचा, और उसके मन में असीम विनम्रता छा गई। फिर वह बाजारों के साथ उनके साझा कोने में लौट आया। तो उसके दोस्त ने कहा, क्या तुमने आनंद लिया? किसी ने मुझे बताया कि वह महिला, लेकिन शायद वह आदमी मूर्ख था।
तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे इसका संकेत समझ नहीं आ रहा है। अकाडी ने उत्तर दिया। आओ, युवा मासूमियत आओ। या कम से कम आपके मुखबिर का मतलब मेरी समझ से परे है। मैडम अच्छी हैं, लेकिन उतनी ही ठंडी और औपचारिक है। बाजारों ने निष्कर्ष निकाला, एक ठहरे हुए तालाब की तरह। हाँ, हम सब इस तरह से बात जानते हैं। आप कहते हैं कि वह ठंडी है, लेकिन क्या यह पूरी तरह से? स्वाद की बात है। शायद से अपनी अपनी पसंद है। शायद मैं करता हूँ, दूसरे ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन इन सब बातों का मैं जानकार नहीं हूँ। और वैसे भी वह मुझसे और तुमसे मिलना चाहती है, और उसने मुझे तुम्हें अपने साथ लाने को कहा है। आपने जो मेरा वर्णन किया है, उसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। दूसरी ओर, आपने उसे हम दोनों को सौंप कर सही किया। स्वतंत्र महिला, उसके कंधे से कम इतने मजबूत तो हैं। आप महिलाओं को विचार की स्वतंत्रता से क्यों वंचित करते हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। इसका कारण यह है महोदय, कि जीवन के मेरे अवलोकन के अनुसार कोई भी महिला, जब तक वह विलक्षण न हो, स्वतंत्र रूप से नहीं सोचती है। और यही बातचीत समाप्त हो गई, क्योंकि रात का खाना खत्म हो चुका था और दोस्त चले गए। उसके कमरे से निकलते ही मैडम कुक्सिन, उनकी आंखों से घबराहट और क्रोध भरी, फिर भी छोटी सी आशंका वाली मुस्कान लिए उनके पीछे पीछे गई। इसका कारण यह था कि दोनों युवकों के द्वारा उनकी ओर ध्यान न दिए जाने से उनका अहंकार आहत हुआ। फिर भी वह तब तक पार्टी में रही जब तक कि अधिकांश लोग चले नहीं गए। इसके बावजूद सुबह के 4 बजे उसने सिडनिकोव के साथ पेरिशियन शैली में पोल्का मजूर नृत्य किया और इस मनमोहक प्रस्तुति के साथ गवर्नर की पार्टी का समापन किया। फादर्स एंड सन्स, चैप्टर 15। अगले दिन जब बाजारो और अकाडी उस होटल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे जहां मैडम ऑर्डिट्साउ ठहरी हुई थी, तब बाजारो ने अकाडी से कहा, अब देखते हैं कि इस युवक को किस श्रेणी में रखा जाए। मुझे किसी तरह हवा में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। कार्डी अचानक बोल पड़ा। क्या तुम उस संकीर्ण नैतिकता का समर्थन करते हो? बाजारो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी बोलचाल की भाषा और आम आदमी की समझ में अनुचित शब्द का अर्थ अब उचित के समान हो गया है। वैसे भी मुझे यहाँ पैसों की बू आ रही है। तुमने खुद ही मुझे बताया था, है ना, कि मैडम की शादी बहुत अजीब थी। हालांकि मैं एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी करने को कोई अजीब बात नहीं मानती। कस्बे वासियों की गपशप पर आधारित है, लेकिन कम से कम मैं यह मानना पसंद करता हूँ कि उस गपशप का, जैसा कि हमारे सुसंस्कृत गवर्नर कहेंगे, तथ्यों पर आधारित है। अकाडी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैडम के स्वीट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही वर्दीधारी नौकर ने आगंतुकों को एक बड़े भद्दे ढंग से सजाए गए कमरे में ले गया, जो रूसी होटलों में पाए जाने वाले कमरों जैसा था। इस बार बस इतना ही अपवाद था कि कमरा फूलों से सजा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैडम खुद एक सादे मॉर्निंग गाउन में अंदर आई, और वसंत की धूप में वह बॉल रूम की तुलना में और भी जवान लग रही थी। अकाडी ने बाजारों का परिचय कराया, और ऐसा करते हुए उन्होंने आश्चर्य से कहा कि उनका मित्र भ्रमित लग रहा था, जबकि मैडम हमेशा की तरह शांत थी। बाजारों को यह बात समझ आ गई और उसे गुस्सा आया। छी, उसने मन ही मन सोचा, यह सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है कि मुझे एक औरत से डरना चाहिए। फिर भी सिडनी को की तरह वह भी केवल एक कुर्सी पर बैठ गया और उस महिला से अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में बात करने लगा, जो अपनी चमकदार आंखों से उस पर टकटकी लगाए बैठी थी। अन्ना सर्गियोना ओंडिट्सो के पिता सर्गेई निकोलाएविच लोकटेव थे, जो एक जाने माने जुआरी सट्टेबाज और आशिक मिजाज व्यक्ति थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में 15 वर्षों तक अय्याशी करने और अपनी सारी संपत्ति लुटा देने के बाद उन्हें मजबूरन गांव लौटना पड़ा, जहां कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री अन्ना, उम्र 20, और पुत्री कटरीना, उम्र 12, के लिए केवल एक छोटी सी संयुक्त संपत्ति छोड़ी थी। जहां तक पुत्री की मां, जो राजकुमार 10 के करीब परिवार की थी, का संबंध है, उनकी मृत्यु सेंट पीटर्सबर्ग में उनके पति के स्वर्णिम करियर के दौरान हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद अन्ना की स्थिति अत्यंत कठिन थी, क्योंकि राजधानी में
प्राप्त उत्कृष्ट शिक्षा ने उन्हें गृहस्थी और संपत्ति की देखरेख के लिए या ग्रामीण जीवन के लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं बनाया था। इसके अलावा उस ग्रामीण क्षेत्र में उनका कोई परिचित नहीं था, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वे सलाह ले सके, क्योंकि उनके पिता ने अपने पड़ोसियों से मेल जोल से बचने का भरसक प्रयास किया था, क्योंकि वे उनसे उतना ही घृणा करते थे जितना कि वे अपने अपने तरीके से उनसे घृणा करते थे। फिर भी अन्ना ने धैर्य बनाए रखा और तुरंत अपनी माँ की बहन राजकुमारी अवधोतिया स्टेपनोवा एक्स को बुलवाया, जो एक द्वेषपूर्ण भाव से अभिमानी बूढ़ी महिला थी। उसने अपने आगमन के दिन ही घर में सभी बेहतरीन कमरों पर कब्जा कर लिया। सुबह से शाम तक हंगामा करती रही और यहाँ तक कि बगीचे में भी तब तक नहीं जाती थी जब तक कि उसके साथ एक इकलौता दास, जो उदास दिखने वाला नौकर, जो फीकी हरी वर्दी, नीले कॉलर और तिकोने वाली टोपी पहने रहता था, ना हो। फिर भी अन्ना ने अपने चाची के इन नखरों को तो सहन किया, अपनी बहन की शिक्षा की देखरेख की और खुद को इस विचार के लिए तैयार कर लिया कि उसे अपना जीवन एकांतवास, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। यानी एक ओडेंटियोस नाम का व्यक्ति, एक धनी, घमंडी, बेढंगा, चिड़चिड़ा, अर्धमंद बुद्धि और बीमार मानसिकता से ग्रस्त 46 वर्षीय व्यक्ति, जो फिर भी ना तो मूर्ख था ना ही क्रूर, उसे देख लिया और इतना मोहित हो गया कि उसने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पति की मृत्यु से पहले दोनों 6 साल तक साथ रहे और पति ने अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी। अगला वर्ष उसने ग्रामीण इलाके में बिताया, जिसके बाद वह अपनी बहन के साथ विदेश चली गई, लेकिन केवल जर्मनी तक ही, क्योंकि वह जल्दी ही विदेशी स्थानों पर ऊब जाती थी और अपने प्रिय निकोल्स कोए लौटने के लिए बहुत आभारी थी, जो प्रांतीय शहर से लगभग 40 वर्ष दूर स्थित था। निकोल्स कोए में उसके पास एक शानदार, सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित हवेली, एक सुंदर बगीचा और संतरे के बगानों की एक श्रृंखला थी। लेकिन चूंकि वह कस्बे में बहुत कम दिखाई देती थी और वह भी केवल व्यापारिक सिलसिले में ही, इसलिए प्रांतीय संभ्रांत लोगों ने उससे द्वेष पाल लिया और ओडेंटिसो से उसकी शादी के बारे में कानाफूसी करने लगे और ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने लगे कि उसने अपने पिता की कुटिल योजनाओं में मदद की थी, कि विदेश जाने के कारण उसके अपने कारण थे और उस यात्रा के कुछ दुर्भाग्यवश परिणामों को छुपाना पड़ा था। मैं आपको बता दूं, ऐसी कहानियों का उत्साही प्रचारक कहता था कि उसने वाकई बहुत कष्ट झेले हैं। अंततः ये आवाजें उसके कानों तक पहुंची, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से अनसुना कर दिया, क्योंकि उसका स्वभाव साहसी और स्वतंत्र था। एक आराम कुर्सी पर पूरी तरह बैठकर, एक हाथ दूसरे पर रखकर, वह बाजारों का भाषण सुनने लगी। अपनी आदत के विपरीत, वह बिना किसी रोक टोक के बोल रहा था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपने श्रोता को रुचिकर मानना चाहता था। अकार्डी को इस पर फिर से आश्चर्य हुआ, हालांकि वह यह नहीं पता लगा पाया कि बाजारों अपने उद्देश्य में कितना सफल हो रहा है या नहीं, क्योंकि अन्ना सर्गेयेवना के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर विनम्रता का भाव बना हुआ था और उसकी सुंदर आंखें एकरूपता से ध्यानमग्न थी। सच है, शुरू में बाजारों के उग्र भाषण ने उसे अप्रिय लगा, जैसे कोई बुरी गंध या कर्कश स्वर हो, लेकिन समय के साथ वह समझने लगी कि यह उसकी बेचैनी का परिणाम था और उसे इस बात से प्रसन्नता हुई। केवल तुच्छता ही उसे नापसंद थी और कोई भी बाजारों पर इस तरह के गुण का आरोप नहीं लगा सकता था। वास्तव में अकार्डी के लिए आश्चर्यों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यद्यपि उसने बाजारों से मैडम ओनिट्सो से एक बुद्धिमान महिला की तरह बात करने की उपेक्षा की थी, अपने विचारों और विश्वासों के बाद उसने उनकी उपेक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखने की इच्छा व्यक्त की थी जिसमें किसी भी चीज में विश्वास न करने का साहस हो। बाजारोव न केवल चिकित्सा, होम्योपैथी और वनस्पति विज्ञान पर ही चर्चा की, वहीं दूसरी ओर मैडम ने अपने एकांत जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया था, बल्कि उन्होंने कई मानक ग्रंथ पढ़े और वे अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकती थी। रूसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ, और यद्यपि एक समय उसने बातचीत को संगीत की ओर मोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह मत्स्य के अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहा है, वह वनस्पति विज्ञान पर लौट आई,
भले ही अकार्डी राष्ट्रीय धुनों के महत्व पर चर्चा जारी रखना उन्हें बेहद पसंद होता, वैसे अकार्डी के प्रति उनका व्यवहार छोटे भाई जैसा ही था। उनमें उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, जाहिर तौर पर, युवावस्था का अच्छा स्वभाव और सरलता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार 3 घंटे तक एक जीवंत, रुक-रुक कर चलने वाली, विचार-विमर्शपूर्ण बातचीत चली। अंततः मित्र विदाई देने के लिए उठे। अन्ना सर्गेयेवना ने स्नेह भरी नज़र से उन्हें अपना सुंदर सफ़ेद हाथ बढ़ाया। फिर कुछ क्षणों के चिंतन के बाद अनिश्चितता से, लेकिन एक सुखद मुस्कान के साथ कहा, यदि आप दोनों को समय उबाऊ लगने का डर नहीं है, तो क्या आप निकोल्स्कोय को मुझसे मिलने आएंगे? मैं इसे सबसे बड़ा आनंद मानूंगा। अकार्डी चिल्लाया। और आप वहां से बजारोव? बजारोव ने केवल सिर झुकाया, जिससे अकार्डी एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया और उसने यह भी देखा कि उसके मित्र का चेहरा लाल हो गया था। तो युवक ने सड़क पर निकलते ही कहा कि क्या अब आपकी यह राय है कि वह है? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसने खुद को कितनी कठोर बना लिया है। थोड़ी देर का विराम हुआ। वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, एक उच्च कोटि की महिला, जिसके गाउन में केवल एक लंबी ट्रेल और सिर पर एक मुकुट की कमी है। लेकिन हमारी कोई प्रतिष्ठित महिला उसके जैसी रूसी नहीं बोलती। अकार्डी ने टिप्पणी की। नहीं, क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसने हमारी रोटी खाई है। और वह कितनी आकर्षक है। आपका मतलब है विच्छेदन थिएटर के लिए कितना शानदार शरीर? रुको, भगवान के लिए, उसका शरीर बाकी महिलाओं से अलग है। अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है। भोले भाले नौजवान, क्या मैंने यह नहीं कहा है कि वह महिलाओं में अग्रणी स्थान रखती है? हाँ, हमें उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। कब? परसों। यहाँ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुक्सिन महिला के साथ शैंपेन पीने और आपका रिश्तेदार उदारवादी नेता के भाषण सुनने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसलिए परसों हम इस सब को छोड़ देते हैं। वैसे मेरे पिता का घर निकोल्स्कोय के पास है, जो सड़क पर ही है ना? अच्छी बात है। देरी करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। केवल मूर्ख और चतुर लोग ही टाल-मटोल करते हैं। मैं दोहराता हूँ, उसका शरीर अद्भुत है। 3 दिनों के भीतर सुहावने, लेकिन बहुत गर्म ना होने वाले मौसम में दोनों दोस्त निकोल्स्कोय जाने वाली सड़क पर बॉलिंग कर रहे थे। अच्छी तरह से खाए पिए हुए दोनों दोस्तों ने पूरे मन से बॉलिंग की। मंच के घोड़े सर पर दौड़ते हुए बाहर आते हैं और अपनी गुथी हुई गांठदार मूंछों से अपने किनारे को हल्के से हिलाते हैं। और जैसे ही अकार्डी ने सड़क पर नजर डाली, वह किसी अज्ञात कारण से मुस्कुराया। बाजारोव अचानक चिल्लाया, मुझे बधाई दो, आज 22 जून है, मेरे संरक्षक संत का पर्व। यकीनन वो मेरी रक्षा करते हैं, है ना? फिर वक्ता ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आज घर पर भी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें इंतजार करने दो। फादर्स एंड सन्स, चैप्टर 16। पास ही एक हवेली थी, जिसमें अन्ना बस्ती की एक खुली पहाड़ी पर बसी थी और इसके सरगी एनवा का पीला पत्थर का चर्च था, जिसकी छत हरी सफेद स्तंभ और प्रवेश द्वार पर प्रभु के पुनरुद्भवन को दर्शाने वाला एक भित्ति चित्र था, जिसे इतावली शैली में बनाया गया था। इस भित्ति चित्र की सबसे खास बात एक सांवले योद्धा की आकृति थी, जिसका गोल आकार पूरे अग्रभाग को भरता था। चर्च के पीछे गांव 2 लंबे हिस्सों में फैला हुआ था और इसकी छतें भूस की थी, जिस पर कई चिमनियां बनी हुई थी, जबकि हवेली खुद चर्च के डिजाइन के अनुरूप शैली में बनी थी, यानी जिसे आमतौर पर अलेक्जेंड्रियन शैली के नाम से जाना जाता है। और इसमें पीले रंग की रंगी दीवारें, हरी छत, सफेद स्तंभ और एक राज चिन्ह से सजा हुआ अग्रभाग था। वास्तव में दोनों इमारतों का निर्माण एक प्रांतीय वास्तुकार द्वारा स्वर्गीय ऑन्डिट शो के आदेश पर किया गया था, जो एक अधीर व्यक्ति थे और मनमानी नवाचारों का संकेत दे रहे थे। हाल में वर्दी पहने 2 हट्टे-कट्टे नौकरों ने दोस्तों का स्वागत किया। उनमें से एक तुरंत बटलर को बुलाने दौड़ा। बटलर, काले कोट में एक हट्टा-कट्टा आदमी, मेहमानों को कॉलीन बिछी सीढ़ियों के ऊपर ले गया और एक कमरे में पहुंचाया, जिसमें 2 पलंग और शौचालय की सभी आवश्यक सामग्रियां थी। जाहिर है, उस समय जगह पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि सब कुछ एकदम साफ सुथरा और उतनी ही खुशबूदार था।
जितना किसी राज्य मंत्री के स्वागत समारोह वाले कमरे में होती है। आधे घंटे में अन्ना आधे घंटे में अन्ना सर्गेयेवना आपसे मिलकर प्रसन्न होंगी, बटलर ने कहा। इस बीच, क्या आपके पास मेरे लिए कोई ऑर्डर है? नहीं, बाज़ारों ने उत्तर दिया, सिवाय इसके कि आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि एक छोटा-सा ग्लास वोडका ला दें। यह कर दिया जाएगा महोदय, बटलर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा और फिर चरमराते हुए बूटों के साथ चला गया। क्या शान है, बाज़ारों ने टिप्पणी की। आपकी राय में हमारी मेज़बान को किस शैली में संबोधित किया जाना चाहिए? क्या उन्हें किसी डचेस की तरह संबोधित किया जाना चाहिए? जी हाँ, और एक बहुत ही महान डचेस की, अकॉर्डी ने उत्तर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने हम जैसे प्रभावशाली अभिजात वर्ग के लोगों को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने विनम्र सेवक की बात कर रहे हैं। एक भावी डॉक्टर, एक डॉक्टर का बेटा और वह महिला, एक कब्रिस्तान के रखवाले का पोता। जैसा कि होठों पर मुस्कान फैल गई, तो आप देखते हैं कि स्पेरांस्की का था। गलत है, बहुत बड़ी गलती है। हमारे पास टेल कोट जैसी कोई चीज़ नहीं है, है ना? अकाडी ने साहसपूर्वक अपने कंधे उचकाए, लेकिन वह भी थोड़ा विस्मयचकित महसूस कर रहा था। आधे घंटे के बाद दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, जो उन्हें एक विशाल आलीशान कमरा लगा, जिसमें शानदार लेकिन बेस्वाद साज सज्जा थी। दीवारों के सहारे हमेशा की तरह बनावटी अंदाज में भारी भरकम महंगा फर्नीचर रखा था। दीवारों पर भूरे रंग के पर्दे लगे थे, जिन पर सुनहरे रंग की झालरदार बॉर्डर थे, और कमरे के बीच में रखे सोफे के ऊपर एक झुर्रियों वाले सुनहरे बालों वाले व्यक्ति का चित्र टंगा था, जो नए आने वालों को बेहद नापसंदगी से देख रहा था। वाह! बाज़ारों ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर स्वयं मेज़बान अंदर आई। उन्होंने हल्के रंग की पोशाक पहने हुई थी और उनके बाल पीछे की ओर इस तरह से बंधे हुए थे कि उनके शुद्ध, ताजगी भरे चेहरे पर लगभग एक लड़की जैसी मासूमियत झलक रही थी। अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। और अब जब आप आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उस समय बिल्कुल भी नीरस नहीं लगेगा। एक तो मैं आपको अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ, जो एक कुशल पियानो वादक है। बेशक श्रीमान बाज़ारों आपके लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन श्रीमान किर्सानोव, मैं जानती हूँ कि आप संगीत कला से बेहद प्रेम करते हैं। साथ ही मेरी एक बुज़ुर्ग आंट मेरे साथ रहती हैं और कभी-कभी एक पड़ोसी ताश खेलने के लिए आ जाता है। आप हमारे घर का माहौल देख ही रहे हैं। अब चलिए बैठते हैं। मैडम ने यह छोटा-सा भाषण ऐसे सलीके से दिया, मानो उन्होंने इसे कंठस्थ कर लिया हो, और फिर आर्काडी से बातचीत करने लगी। जब आर्काडी को पता चला कि उनकी माँ को जानती है और निकोलाई पेट्रोविच के साथ प्रेम प्रसंग के दौरान उनकी माँ ने आर्काडी को अपना विश्वास पात्र बनाया था, तो आर्काडी अपने दिवंगत माता-पिता के बारे में उत्साहपूर्ण बोलने लगा, जबकि बाज़ारों कुछ एल्बमों का निरीक्षण करने में मग्न हो गया। मैं कितना घरेलू प्राणी हूँ, उसने मन ही मन सोचा। तभी पंजों की थपथपाहट के साथ नीले कॉलर वाला एक शानदार रूसी ग्रेहाउंड कुत्ता कमरे में घुस आया। उसके पीछे 18 साल की एक युवती थी, जिसका रंग सांवला, बाल काले, चेहरा गोल और मनमोहक था, और आंखें छोटी और काली थी। वह फूलों की टोकरी लिए हुए थी। मेरी बहन कातिया, मैडम ओनिट्सो ने लड़की की ओर सिर से इशारा करते हुए कहा। कैटिया मैडम के बगल में बैठ गई और बारी-बारी से ग्रेहाउंड, जिसका नाम फीफी था, ने अपने ठंडे मेहमानों के पास जाकर उनके फूलों को सजाने लगी। वही नाक उनके हाथों में रख दिया और अपनी मूछें हिलाने लगा। क्या आपने ये फूल खुद तोड़े हैं? मैडम ओनिट्सो ने पूछा। जी हाँ, अन्ना सर्गीयेवना, लड़की ने जवाब दिया। और क्या आपकी आंट भी हमारे साथ चाय में शामिल होंगी? हाँ। कैटिया के इन जवाबों के साथ एक स्पष्ट लेकिन सौम्य और शर्मीली मुस्कान, और ऊपर की ओर एक ऐसी नज़र थी जो आधी गंभीर, आधी चंचल थी। उसकी हर चीज़ यौवन और ताजगी का प्रतीक थी। उसकी आवाज़, उसके गालों की हल्की ढलान, उसके छोटे गुलाबी हाथ, जिन पर सफ़ेद गड्ढों वाली हथेलियाँ थीं, और उसके छोटे झुके हुए कंधे। साथ ही उसका चेहरा,
लगातार लाल होता जा रहा था और वह कांपती हुई सांसें ले रही थी। वर्तमान में मैडम ओनिटसोव ने बाजारों की ओर रुख किया। क्या आप सिर्फ शिष्टाचारवश ही उन तस्वीरों को देख रहे हैं? उसने कहा। उनमें आपकी रुचि तो नहीं हो सकती। कृपया हमारे पास आइए। चलिए बहस करते हैं। बाजारोव ने उससे संपर्क किया। हम किस बात पर बहस करेंगे? उसने पूछा। आप जो चाहें उसके बारे में तय कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं कि मैं एक दुर्जय प्रतिद्वंदी हूँ। आप? जी हाँ, बिल्कुल। आप हैरान दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह ठंडे और सुस्त क्रम में से एक है, जबकि मैं आवेगशीलता की आवश्यकता समझता हूँ। आपने इतनी जल्दी आकलन कैसे कर लिया? पहली बात तो यह कि मैं अधीर और अपेक्षाशील दोनों हूँ। कातिया से पूछ लो। बाजारों ने उसकी ओर एक नज़र डाली। शायद, उन्होंने कहा। निश्चित रूप से आपको सबसे बेहतर पता होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप बहस करना चाहते हैं, तो चलिए बहस करते हैं। सैक्सन स्विट्जरलैंड के उन दृश्यों को देखते हैं। मैंने आपको यह कहते सुना कि वे मुझे रुचिकर नहीं लग सकते। मुझे लगता है कि आपने ऐसा इसलिए कहा कि आप सोचते हैं कि मुझ में कलात्मक समझ की कमी है। खैर, मुझ में है, लेकिन क्या वे चित्र मुझे केवल भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक प्रेक्षक के नज़रिए से, पहाड़ों के निर्माण को देखते हुए रुचिकर नहीं लग सकते? मुझे क्षमा करें, लेकिन एक भूविज्ञानी होने के नाते आप उस विज्ञान पर कुछ विशेष कार्य करना पसंद करेंगे, ना कि कुछ चित्रों का सहारा लेना। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तस्वीर पल भर में वह बात प्रस्तुत कर सकती है, जिसे एक किताब 100 पन्ने में नहीं समझा सकती। अन्ना सर्गेयेवना ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, उसने मेज पर आगे झुकते हुए कहा। अपनी बात जारी रखी। इस हरकत से उसका चेहरा बाजारों के चेहरे के और करीब आ गया। चूंकि आप में कलात्मक प्रवृत्ति का जरा भी अंश नहीं है, तो आप इसके बिना काम कैसे चला लेते हैं? बल्कि मैं आपसे यह पूछूंगा, कलात्मक प्रवृत्ति क्या प्रभाव डाल सकती है, या कम से कम हमें अपने साथी मनुष्य का परीक्षण करने और उसे शिक्षित करने में मदद कर सकता है? बाजारों मुस्कुराए। पहली बात तो यह कि इस संदर्भ में सबसे आवश्यक चीज जीवन का अनुभव है, और दूसरी बात, अलग अलग व्यक्तियों का अध्ययन करना व्यर्थ है, क्योंकि हम सभी मनुष्य शरीर और आत्मा से एक समान हैं। हमें से प्रत्येक में एक समान मस्तिष्क, एक समान तल्ली, एक समान फेफड़े, एक समान हृदय और तथाकथित नैतिक गुणों का एक समान भंडार है। इसलिए मानव जाति के एक ही नमूने से बाकी सभी का आकलन किया जा सकता है। वास्तव में मनुष्य जंगल के पेड़ों की तरह है। आपको कभी कोई वनस्पति विज्ञानी उसके अलग अलग तनों का अध्ययन करते हुए नहीं मिलेगा। कातिया, जो अपने फूलों को सजा रही थी, ने विस्मय से बाजारों की ओर देखा, और ऐसा करते हुए उसकी तीखी तिरस्कारपूर्ण निगाहों का सामना किया, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। अन्ना सर्गेयेवना ने अपना सिर हिलाया। जंगल में पेड़, उसने हैरानी से कहा। तो क्या तुम सोचते हो कि बुद्धिमान और मूर्ख, अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, बाजारों ने उत्तर दिया। देश के मुद्दे पर मेरा मानना है कि ऐसे मतभेद मौजूद हैं। मुद्दा यह है कि इसका अर्थ यह है कि केवल स्वस्थ और बीमार के बीच मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, एक तपेदिक रोगी के फेफड़े आपके और मेरे जैसे नहीं होते, फिर भी वे ठीक तरह से बने होते हैं, जैसे हमारे अपने। इसी तरह, जहाँ एक हद तक हम जानते हैं कि शारीरिक विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वही नैतिक विकार, दोषपूर्ण शिक्षा, मानव मस्तिष्क में व्याप्त हजारों मूर्खताओं, शारीरिक संरचना की किसी भी अनियमित स्थिति के कारण होते हैं। उस संरचना को सुधारें और नैतिक रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। मानो वह खुद से कह रहा हो। मानो या ना मानो, मेरे लिए सब एक बात है। बाजारों ने अपनी लंबी उंगलियों को अपनी मूंछों में फिराया, जबकि उसकी आंखें कोयल की तरह चमक रही थी। तो फिर आपको क्या लगता है? अन्ना सर्गेयेवना ने आगे कहा कि एक सामाजिक ढांचे में सुधार हो जाने के बाद मूर्ख और बुरे लोग अस्तित्व में नहीं रहेंगे। हर हाल में, एक बार जब सामाजिक ढांचा ठीक से संगठित हो जाता है, तो किसी व्यक्ति का बुद्धिमान या मूर्ख होना, अच्छा या बुरा होना महत्वहीन हो जाएगा। आह, मैं समझ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी के पास एक समान तिल्ली होती है।
बिल्कुल सही महोदया। उसने अकार्डी की ओर रुख किया। और आपकी क्या राय है अकार्डी? उसने पूछा। मैं एवगेनी से सहमत हूँ। यह उसका जवाब था, जिस पर बदले में उसे कातिया से आश्चर्य भरी नजर मिली। मुझे आश्चर्य हुआ सज्जनों, मैडम ने कहा, लेकिन मुझे मेरी आंट के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसलिए आइए उन्हें परेशान ना करें और इस पर बाद में चर्चा करें। अन्ना स्वर्गीय यवनक की आंट, एक छोटी दुबली पतली महिला, जिसका चेहरा हथौड़े जैसे था, आंखें सक्रिय और द्वेषपूर्ण थी और चेहरे पर बनावटीपन लिए बैठी रहती थी। मेहमानों को मुश्किल से ही प्रणाम करती थी, बल्कि तुरंत एक विशाल मखमली कुर्सी पर बैठ जाती थी, जिस पर उनके अलावा किसी और को बैठने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि जब कातिया ने उनके लिए एक पायदान रखने की जल्दी की, तो उस बूढ़ी औरत ने ना तो धन्यवाद दिया और ना ही उसकी ओर देखा, बल्कि अपने कमजोर शरीर को ढके पीले शॉल के नीचे अपने हाथों को रगड़ती रही। उन्हें पीले रंग से विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने अपनी टोपी पर उसी रंग के रिबन लगवाए थे। क्या आप अच्छी तरह सोई आंट? मैडम ओंडिटसो ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा। वो कुत्ता फिर आ गया। बूढ़ी औरत ने फीफी को अपनी एक दो कदम बढ़ाते हुए देखकर बुदबुदाया। उस जानवर को बाहर निकालो, उसे भगाओ। फीफी को पुकारते हुए कैटिया ने जानवर को कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। हालांकि वह खुशी से उछल कूद करते हुए बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को बाहर फंसा हुआ पाया, वह रोने लगा और खिड़कियों को खरोचने लगा, जिससे राजकुमारी का चेहरा उतर गया और कैटिया को मामले को सुलझाने के लिए बाहर जाना पड़ा। मुझे लगता है, मैडम ओंडिटसो ने आगे कहा, सज्जनों, कृपया आइए। क्या आप चाय लेंगे, आंट? राजकुमारी चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और भोजन कक्ष की ओर एक जुलूस का नेतृत्व किया, जहां एक कौशिक सेवक ने मेज के नीचे एक गद्देदार कुर्सी निकाली, पिछली कुर्सी की तरह। यह भी केवल राजकुमारी के लिए आरक्षित थी और वह उस पर बैठ गई। कातिया ने चाय डाली और आंट को पहला कप दिया, एक ऐसा कप जिस पर राज चिन्ह बना हुआ था। जिसके बाद उस बूढ़ी औरत ने उसमें थोड़ा शहद मिलाया। वह चाय में चीनी डालने को फजूल खर्ची मानती थी, और इसलिए भी क्योंकि वह कभी भी किसी भी कीमत पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होती थी। अनावश्यक कोपेक और फिर कर्कश स्वर में पूछा, राजकुमार इवान को अपने पत्र में क्या कहना है? किसी ने जवाब नहीं दिया और कुछ समय बाद बाजारो और आर्काडी को इस बात का एहसास हुआ। हालांकि उस बूढ़ी औरत के साथ निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया था, लेकिन उसने किसी का भी ध्यान गंभीरता से आकर्षित नहीं किया। बाजारो ने कहा कि उसे यहाँ दिखावे के लिए रखते हैं। उसे इसलिए रखा गया है क्योंकि वह एक शाही परिवार से आती है। चाय खत्म होने पर अन्ना सर्गिएवा ने टहलने जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसी क्षण बारिश की बूंदें पड़ने लगी। इसलिए सभी लोग राजकुमारी को छोड़कर ड्राइंग रूम में लौट आए। थोड़ी देर बाद ताश खेलने का शौकीन पड़ोसी अंदर आया और फिर वह पोरफ्री प्लेटोनविच निकला, हट्टा कट्टा सफेद बालों वाला मिलनसार, एक मनोरंजक व्यक्ति। इसके अतिरिक्त उनके पैर इतने सुडौल थे, मानो किसी खराद मशीन में तराशे गए हों। अन्ना ने बाजाराव से पूछा कि क्या वह उनके साथ वरीयता का पुराना खेल खेलना चाहेंगे, और उन्होंने यह कहते हुए सहमति दे दी कि उन्हें जिला चिकित्सक के पद के लिए जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी। लेकिन सावधान रहना, उनकी मेजबान ने कहा। पोरफ्री प्लाटोनिच और मैं तुम्हें हरा सकते हैं। इस बीच कातिया, तुम जाओ और अर्काडी के लिए पियानो पर कुछ बजाओ। मुझे पता है कि उन्हें संगीत बहुत पसंद है और हमें भी तुम्हें सुनकर खुशी होगी। अनिच्छा से कातिया पियानो के पास पहुंची और अर्काडी को संगीत से कितना भी लगाव क्यों न हो, वह उसके पीछे पीछे इतनी उत्सुकता से नहीं गया। असलियत यह थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मैडम ऑडिट से उससे छुटकारा पा रही हैं, और उसके दिल में उसकी उम्र के किसी भी युवक की तरह वह अस्पष्ट दमनकारी भावना पनप रही थी, जो प्यार की अग्रदूत होती है। पियानो का ढक्कन उठाते हुए कैटिया ने अर्काडी की ओर देखे बिना धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। मैं क्या बजाऊं? जो आप चाहें, उसने उदासीनता से उत्तर दिया। लेकिन आपको किस तरह का संगीत पसंद है? उसने अपने अपरिवर्तित रवैये के साथ सवाल पर जोर दिया। शास्त्रीय संगीत। यह उत्तर उतनी ही बेपरवाही से दिया गया था। मोजार्ट? निश्चित रूप से मोजार्ट।
कैटिया ने इसे बखूबी प्रस्तुत किया, लेकिन ठंडेपन से, और उसमें किसी भी प्रकार की अति सटीकता नहीं थी। इसी प्रकार उसने अपने होंठ दबाए रखे, आंखें कीबोर्ड पर टिकाई रखी और शरीर को सीधा और स्थिर रखा। केवल गीत के अंत में ही उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई, और उसी क्षण उसके ढीले बंधे बालों में से एक छोटी सी लट अलग होकर सांवले माथे पर आ गिरी। अर्काडी सोनाटा के समापन भाग से ही भावुक हो गया था। वह भाग जहाँ मधुर लापरवाह उल्लास अचानक शोकपूर्ण, लगभग दुखद विलाप में बदल जाता है। फिर भी मोजार्ट की धुनों ने उसके मन में जो विचार जगाया, उसका कातिया से कोई संबंध नहीं था। फिर भी मोजार्ट की धुनों में उसके मन में जो विचार जगाया, उसका कातिया से कोई संबंध नहीं था। वह बस कभी-कभी उसे देखता और सोचता, वह अच्छा बजाती है और वह दिखने में भी बुरी नहीं है। सोनाटा समाप्त होने पर कैतिया ने कीबोर्ड से हाथ हटाए बिना पूछा, क्या इतना काफी है? और अर्काडी ने जवाब दिया कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता। फिर भी मोजार्ट के बारे में बात करने लगा और उससे पूछा कि क्या उसने खुद सोनाटा चुना था या किसी और ने उसके लिए चुना था। कैतिया ने एक एक शब्द में जवाब दिया और बीच बीच में चुप हो जाती, अपने आप में सिमट जाती, और हर बार जब वह ऐसा करती तो वह बस कुछ देर के लिए ही प्रकट होती थी, अनिच्छा से, और चेहरे पर एक हठी, लगभग मूर्खतापूर्ण भाव लिए हुए। फिर भी वह डरपोक नहीं थी, बल्कि संकोची और अपनी बहन की उपस्थिति से थोड़ी सहमी हुई थी, जिसने उसे पाला पोसा था। अंततः वह अपने फूलों के पास लौट गई, और अर्काडी ने खुद को फीफी को अपने पास बुलाकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कुत्ते के सिर को सहलाते हुए पाया। बाजारों को लगातार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अन्ना सर्गीएवा ताश खेलने में काफी माहिर थे और पोरफिरी प्लेटोनिच अपने दम पर खेलने में सक्षम थे। परिणाम स्वरूप युवा डॉक्टर को हार का सामना करना पड़ा, हालांकि बहुत बड़ी रकम से नहीं, लेकिन इतनी हार से जो किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं थी। रात के खाने के बाद अन्ना सर्गीएवा ने वनस्पति विज्ञान पर चर्चा शुरू की। काश आप मुझे कल सुबह सैर पर ले चलते, उसने कहा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हमारे खेत के फूलों के लैटिन नाम और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में सिखाएं। लेकिन लैटिन नामों से आपका क्या फायदा हो सकता है? उसने पूछा। हर चीज में व्यवस्था आवश्यक है, उसने जवाब दिया। एक सचमुच अद्भुत महिला। अकार्डी ने उसी शाम अपने दोस्त के साथ बेडरूम में अकेले होने पर टिप्पणी की। हाँ, बाजारोव ने उत्तर दिया। वह वाकई बुद्धिमान है। साथ ही उसने सपने भी देखे थे। किस तरीके के? मेरे मित्रों, हे अर्काडी निकोलविच, सर्वोत्तम अर्थों में, मैं यह भी निश्चित रूप से मानता हूँ कि वह अपनी संपत्ति का प्रबंधन अच्छी तरह से करती है। लेकिन अद्भुत घटना वह नहीं, बल्कि उसकी बहन है। क्या? वो बदतमीज लड़की? हाँ, वह नखरीली लड़की। उस नखरीली लड़की में ताजगी, पवित्रता, शर्म और संकोच तथा न जाने क्या क्या तत्व समाहित है, जो उसे सचमुच रुचि का विषय बनाते हैं। एक के बारे में आप जो चाहे कह सकते हैं, जबकि दूसरी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वह बीते कल की रोटी का प्रतिनिधित्व करती है। अकाडी ने कोई जवाब नहीं दिया, और जल्द ही दोनों आदमी सो गए और अपने अपने सपने देखने लगे। उसी रात अन्ना सर्गेयेवना ने अपने दो मेहमानों के बारे में सोचना शुरू किया। बाजारों उन्हें इसलिए पसंद थे क्योंकि उनमें बनावटीपन बिल्कुल नहीं था, और उनकी आलोचनाओं में तीक्ष्णता थी, जिससे उन्हें उनमें कुछ नया ऐसा दिखाई दिया जो अब तक उनके अनुभव में अज्ञात था। इन सब बातों में उनकी आवाज, इन सब बातों ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, और वह भी एक विचित्र प्राणी थे, सभी अनुग्रहों से मुक्त और किसी भी प्रबल विश्वास से रहित। वह किसी भी चीज के आगे नहीं झुकती थी और उनका कोई लक्ष्य नहीं था। फिर भी यद्यपि बहुत कुछ उनकी दृष्टि में था और बहुत कुछ उनकी विशेष रुचि का विषय था, फिर भी वास्तव में उन्हें कुछ संतुष्ट नहीं करता था, और ना ही उसे ऐसी संतुष्टि की कोई इच्छा थी, क्योंकि उनकी बुद्धि एक साथ जिज्ञासु और उदासीन थी, और उसमें संदेह भरे हुए थे, जो कभी संवेदनहीनता में नहीं डूबी और जिसकी आकांक्षाएं कभी अशांति में नहीं बदली। सच है, अगर उसे कम धन और स्वतंत्रता प्राप्त होती तो शायद वह संघर्ष में कूद पड़ती और भावनाओं का स्वभाव जान लेती। लेकिन जैसा कि परिस्थितियां थी, उसने जीवन को जल्दबाजी में नहीं जिया, और यद्यपि
अक्सर इसे उबाऊ पाती थी। फिर भी सच है, कभी-कभी इंद्रधनुषी रंग की आँखों के सामने चमकते थे। फिर भी जैसे ही वे फीके पड़ते, वह पहले की तरह सांस लेती और उनके गायब होने पर जरा भी अफसोस नहीं करती। फिर भी, यद्यपि कभी-कभी उसकी कल्पना पारंपरिक नैतिकता द्वारा अनुमात सीमाओं से परे चली जाती थी, फिर भी उसका रक्त उसके सुस्त और मोहक रूप से सुडौल शरीर में शांति से बहता था और केवल जब निकलती, तभी वह जीवन की निरर्थकता, उसके दुख, परिश्रम और क्रूरता पर विचार करने लगती और उसकी आत्मा अचानक साहस से भर जाती और महान आकांक्षाओं से उबलने लगती। फिर भी अगर किसी खुली खिड़की से हवा का एक झोंका भी उसकी तरफ आ जाए, तो वह तुरंत अपने कंधे उचका देगी, खुद पर तरस खाएगी, अपना आपा खोने के कगार पर आ जाएगी और उसके दिमाग में बस यही ख्याल रहेगा कि किसी भी तरह उसे उस भयानक हवा के झोंके को रोकना ही एकमात्र आवश्यक काम है। फिर भी उन सभी महिलाओं की तरह जिन्होंने कभी भी प्यार का अनुभव नहीं किया था, वह किसी ऐसी चीज के लिए निरंतर तड़प महसूस कर रही थी जो पूरी तरह से अपरिभाषित थी। वास्तव में उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उसके पास हर चीज की कमी है। दिवंगत ओनेंट सो को उसने केवल बर्दाश्त किया था। विवाह केवल एक औपचारिकता थी, हालांकि वह दयालु हृदय का न तो था। हालांकि अगर वह दयालु हृदय का न होता, तो वह कभी उसकी पत्नी बनने के बारे में सहमत न होती और इस अनुभव से उसे सामान्य रूप से पुरुषों के प्रति एक प्रकार की घृणा हो गई थी, जिसे वह केवल लापरवाह, आलसी, थकाऊ और अपनी आदतों में कमजोर पक्ष रखने वाले प्राणियों से बना मानती थी। वास्तव में वह केवल एक ही बार मिली थी। विदेश में एक ऐसे व्यक्ति ने उसे आकर्षित किया था। वह एक युवा स्वीडिश युवक था, जिसका चेहरा सूरवीर जैसा था, नीली आंखें सच्ची थी और माथा खुला हुआ था। लेकिन उस व्यक्ति ने उस पर जो भी प्रभाव डाला था, वह उसे कुछ समय बाद रूस लौटने से रोक नहीं पाई। बेवकूफ आदमी था वो बजारो। उसने अपने आलिशान पलक पर आराम करते हुए मन ही मन सोचा, जिस पर लेस से सजे हुए तकिए और रेशमी चादर बिछी थी। यह कहा जा सकता है कि अपने दिवंगत पिता की नाजुकता भरी और विलासितापूर्ण रुचियों को विरासत में पाने के अलावा वह उस मनमौजी लेकिन दयालु हृदय वाले पिता के लिए अब भी बहुत स्नेह रखती थी, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने न केवल उसे प्यार किया और उसके साथ बराबरी के स्तर पर मजाक किया, बल्कि उन्होंने उस पर पूरा भरोसा किया और नियमित रूप से उससे सलाह लेना उसकी आदत बन गई थी। उसे अपने माँ की बहुत कम यादें थी। हाँ, बज़ारोव एक अजीब आदमी है, उसने दोहराया। इसके बाद उसने अपने अंगों को फैलाया, मुस्कुराई, अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखा, दो मूर्खतापूर्ण फ्रांसीसी उपन्यासों के पन्नों पर नजर डाली। इन खंडों में से एक दूसरे को अपने हाथों पर गिरा दिया और एक ठंडी बेदाग आकृति के रूप में बेदाग सुगंधित सफेद कपड़ों में सो गई। अगली सुबह नाश्ता खत्म होने के बाद वह बाजारों के साथ वनस्पति अध्ययन के लिए निकल पड़ी, दोपहर के भोजन के ठीक पहले घर लौटने के लिए। इस बीच अर्काडी घर से बाहर नहीं निकला, बल्कि कातिया के साथ 1 घंटा बिताया और उसे समय थकाऊ नहीं लगा, क्योंकि कातिया ने अपनी मर्जी से सोनाटा दोहराने की पेशकश की थी। फिर भी जैसे ही उसकी नज़र मैडम ओनिट्सो को लौटते हुए पड़ी, उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह थोड़े थके हुए कदमों से बगीचे को पार कर रही थी, लेकिन उसके गाल गुलाबी थे। उसकी गोल भूसे की टोपी के नीचे उसकी आंखें हमेशा से अधिक चमक रही थीं और उनकी उंगलियां किसी जंगली फूल की डंडी को घुमा रही थी। साथ ही उनकी हल्की सी मंटिला उनके कंधों पर सरक गई थी और उनकी टोपी के चौड़े रिबन उनके सीने पर लहरा रहे थे। उनके पीछे बाजारों अपने हमेशा के घमंडी और आत्मविश्वासी अंदाज में चल रहे थे, जबकि उनके चेहरे पर एक खुशमिजाज भाव था और यहाँ तक कि हंसमुख भी। फिर भी अर्काडी को यह अभिव्यक्ति किसी तरह पसंद नहीं आई। सुप्रभात। बुदबुदाते हुए बाजारों अपने कमरे की ओर चल पड़ा, जबकि मैडम पंडित सो ने उस युवक से लापरवाही से हाथ मिलाया और फिर उसी तरह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। सुप्रभात। अकाडी ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की मुलाकात आज ही हुई हो। थैंक यू।